चलिए यहाँ पढ़ते हैं अब ग्रंथि के बारे में। ग्लैंड एक बायोलॉजी का टॉपिक, उसे बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि। आप लोगों से पूछा है ग्रंथि किसे कहते हैं, मतलब ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मानव के शरीर में उपस्थित एक थैले नुमा आकार की रचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड या ग्रंथि से एंजाइम या हार्मोन स्रावित होते हैं। जो ग्लैंड होता है या ग्रंथि होता है, इससे एंजाइम या हार्मोन स्रावित होते हैं। इससे एंजाइम या हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित होते हैं। जो एंजाइम होता है इसे स्रावित, इसे गति करने के लिए ब्लड जो होता है, ये ब्लड के सहारे गति नहीं करता है। जो एंजाइम होता है इसे गति करने के लिए ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो हार्मोन होता है वो ब्लड के सहारे ही गति करता है। जो हार्मोन होता है वो ब्लड के सहारे ही गति करता है। जो एंजाइम होता है वो ब्लड के सहारे गति नहीं करता है। जो एंजाइम को स्रावित होने के लिए अलग से डक्ट यानी नली की व्यवस्था होती है। एंजाइम को स्रावित होने के लिए अलग से डक्ट यानी नली की व्यवस्था होती है। जो हार्मोन होता है इससे स्रावित होने के लिए अलग से डक्ट यानी नली की व्यवस्था नहीं होती है। अलग से व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए क्योंकि एंजाइम ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड में घुलनशील नहीं होता है। क्योंकि एंजाइम को स्रावित होने के लिए अलग से एक नली की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो हार्मोन होता है इसे स्रावित करने के लिए एक अलग से नली की व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि जो हार्मोन होता है वो ब्लड के सहारे गति करता है, लेकिन एंजाइम होता है ये ब्लड के सहारे गति नहीं करता है। एंजाइम का मार्ग निश्चित होता है। जो एंजाइम होता है इसका मार्ग निश्चित होता है, लेकिन ब्लड का मार्ग निश्चित नहीं होता है। जो एंजाइम होता है वह एक दिशीय होता है, केवल एक ही दिशा में गति करता है, लेकिन जो हार्मोन होता है एक दिशीय नहीं होता है, वो अनेकों दिशा में गति करता है, क्योंकि वो ब्लड के सहारे ही गति करता है। इसलिए जिसमें अलग से डक्ट यानी नली की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलती है जो हार्मोन होता है इसे स्रावित होने के लिए अलग से डक्ट या नली की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो आप लोगों से पूछे ग्लैंड कितने प्रकार का होता है। जो ग्लैंड होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक और होता है मिश्रित ग्रंथि, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी मुख्य गुहा होती है, मुख्य गुहा, इसे 3 जोड़ी लाल ग्रंथि स्रावित होती है। इसे 3 जोड़ी लाल ग्रंथि स्रावित होती है। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। एक होता है पैरोटिडा ग्रंथि, एक होता है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, और एक होता है सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि जो हमारे मुख्य गुहा से जो 3 प्रकार की लाल ग्रंथि स्रावित होती है, ये तीनों जो होती है ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये तीनों जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये स्रावित होने के लिए अलग से डक्ट यानी नली की व्यवस्था होती है। और हमारे शरीर में जितने भी निकलते हैं पाचक एंजाइम, ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। हमारे आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसे प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर निकलता है। और उसमें रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
एंजाइम पाया जाता है। जो दोनों होता है वो बहिस्राव ग्रंथि है। जो रेनिन होता है वो दूध को दही बनाता है, दूध को दही बनाता है, दही बनाता है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो बहिस्राव ग्रंथि है, चाहे सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसे हम लोग बोलते हैं यकृत, उसे हम लोग बोलते हैं यकृत, उसे हम लोग बोलते हैं यकृत। और इसको इंग्लिश से बोलते हैं लीवर, इंग्लिश से बोलते हैं लीवर और उर्दू में बोलते हैं जिगर, उर्दू में बोलते हैं जिगर। जो लीवर होता है, जो लीवर की कोशिका होती है इसे हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिक सेल, इसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिक सेल बोलते हैं। आपसे पूछेगा यकृत की इकाई को क्या कहते हैं, आप लोग बोलेंगे हेपेटाइटिक सेल बोलते हैं। जैसे मस्तिष्क क्या चीज में न्यूरॉन, मस्तिष्क की इकाई को बोलती है न्यूरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूरो बोलते हैं। उसी प्रकार यकृत की सेल जो होती है हेपेटाइटिक बनी होती है, हेपेटाइटिक बनी होती है। एक यकृत में बीमारी होती है, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिक ए, हेपेटाइटिक बी, हेपेटाइटिक सी होता है, सी होता है। जो यकृत होता है, यकृत में हेपेरिन, हेपेरिन फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है, हेपेरिन फाइब्रिनोजेन का निर्माण होता है। जो हेपेरिन होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, जो हेपेरिन होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और जो फाइब्रिनोजेन होता है, जो फाइब्रिनोजेन होता है जब हमारे शरीर में कहीं कट जाता है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, हमारा रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यकृत में एक कुफर नामक सेल पाया जाता है, यकृत में एक कुफर नामक सेल पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दी जाती है तो उसको यकृत की जांच की जाती है, कोई जांच की जाती है, यकृत की जांच की जाती है। अगर उसमें कुफर सेल क्षतिग्रस्त है नहीं पाया गया तो व्यक्ति जहर देकर मारा गया, इसी की जांच होती है, कुफर सेल की जांच की जाती है। जो यकृत होता है वो जहर के प्रभाव को थोड़ा कम करता है, जो यकृत होता है जहर के प्रभाव को कम करता है। यकृत में ही पीत रस का निर्माण होता है, यकृत में पीत रस का निर्माण होता है, यकृत में ही पीत रस का निर्माण होता है जो जाकर पित्ताशय में स्टोर आता है, जो जाकर पित्ताशय में स्टोर आता है। यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी संचित रहते हैं, यकृत में ही विटामिन ए और विटामिन डी दोनों संचित रहते हैं, यकृत में ही विटामिन ए और विटामिन डी संचित रहते हैं। यकृत में एक बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है, यकृत में एक बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिससे जो लेट्रिन होता है उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। बिलिरुबिन द्रव का लेट्रिन रंग पीला होता है। जब यकृत में बिलिरुबिन द्रव अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो पूरा शरीर हमारा पीला दिखाई देने लगता है। इसलिए इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पीलिया नामक बीमारी बोलते हैं, इसलिए इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पीलिया। तो ज्वाइंटिस क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं ज्वाइंटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंटिस बोलते हैं। ठीक, तो आप लोगों से पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। और हमारे शरीर में कहां से निकलता है खोट, कहां से निकलता है खोट, जिसे हम लोग बोलते हैं मोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोम। जो मोम होता है वो सेरोमीन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, सेरोमीन। जो हमारे कान से जो निकलता है खून को हम लोग बोलते हैं मोम, वो सेरोमीन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। जो हमारे आंख से निकलता है कीचड़, जो हमारे आंख से निकलता है कीचड़ वो मोमेबियन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, वो भी मोमेबियन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। और हमारे आंख से निकलता है आंसू, और हमारे आंख से निकलता है आंसू।
आंसू जो होता है वो लेक्राइमल नामक ग्रंथि स्रावित होता है, जो हमारे आंख से निकलता है आंसू, वो लेक्राइमल लेक्राइमल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, लेक्राइमल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। और हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरी बढ़िया से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। जो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो 8 होती है। जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है वो 8 होती है। 3 हमारे सर में पाए जाते हैं, 3 हमारे सर में पाए जाते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होती है पीयूष ग्रंथि, एक होती है पिनियल ग्रंथि। 3 यहाँ पे हो गया। और एक हमारी गला में पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड, जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और एक हमारी थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 छोटे छोटे लचदाना आकार ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। हो गए 5 हो गए। एक हमारे चेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, जिसे हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, जो प्रोटीन का निर्माण करती है। हो गया 6 गो हो गया। 6 ग्रंथि हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। एक हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जिसे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ये हो गया 7। कितना हो गया? 7 हो गया। और एक होता है जनन ग्रंथि, एक होता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि होता है मानव में, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। चलिए इसके लिए हम अगले वीडियो पढ़ेंगे।